हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो यूनिट पढ़ा फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट कर ली है। उससे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक टॉपिक हम छोड़ दिए थे उस समय। अब उस टॉपिक को हम दोबारा से ले रहे हैं। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे जल अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है, पादपों के अंदर। ठीक है, यानी पादपों में जल का अवशोषण और रसारोहण। ठीक है, किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो है असिस्टेंट सेफ क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। ठीक है, यानी जल का अवशोषण। ठीक है, यानी हम बात करते हैं अभी जल का अवशोषण। देखिएगा, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो वाटर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही देखिए, अन्य जो पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भी विलयन के रूप में ही अवशोषित किए जाते हैं पादप के द्वारा। ठीक है, तो ये जल के अंदर घुलकर ही वो प्लांट्स के अंदर विभिन्न भागों में वितरण होता है इनका विलयन के रूप में। तो उसके लिए जल का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जल के अवशोषण की। तो जो जल का अवशोषण है, ये जल का अवशोषण मुख्य रूप से पादपों के अंदर, पादपों में जड़ों द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जल का जो अवशोषण होगा वो किसके द्वारा होगा? जड़ों के द्वारा होगा। ठीक है, जड़ों के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, रूट्स के द्वारा, बाय रूट्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जड़ों के जो अग्रभाग हैं उन पर बहुत सारी सूक्ष्म तंतु में धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको मूल रोम कहते हैं। ठीक है, तो जड़ों के अग्रभागों में उपस्थित है मूल रोम। ठीक है, मूल रोम। ठीक है, जल का क्या करते हैं? अवशोषण। जल का अवशोषण करते हैं, अवशोषण। ठीक है, क्लियर? यानी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। जड़ों में भी कौन से भाग करते हैं? मोस्टली मूल रोम्स के द्वारा। अधिकांश वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो मूल रोम्स के द्वारा होगा। देखिए, यहाँ पर मूल रोम की बात करें तो जो मूल रोम है वो पादपों के अंदर जो मूल रोम बनते हैं वो अधिचरम के ऊपर बनते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, मूल रोम अधिचरम की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में अतिवृद्धि से बनते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे ये मूल रोम है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, सिंगल सेलुलर मूल रोम्स प्लांट्स की जो मूल हैं, जड़ हैं, उनके अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए, हमने 11th क्लास में जब तना और जड़ की जो आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी
उसके अंदर भी हमने बात की थी कि जड़ों में एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, जबकि जो तने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुकोशिकीय रोम होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, मूलों में एक कोशिकीय रोम होते हैं। इन रोम्स के द्वारा ही जल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, अधिकांश जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो उपलब्ध होता है प्लांट्स को मृदा से। ठीक है, यानी कि पादप हैं, हम बात कर रहे हैं, जो पादप हैं, पादप या पादपों को मृदा जल प्राप्त होता है। ठीक है, मृदा जल प्राप्त होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, मृदा जल से। ठीक है, देखिए, बहुत वर्षा का जो जल है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। वर्षा का जो जल है, अधिकांशतः जल क्या होता है कि बहकर नालों के अंदर या नदियों में बहकर और तालाबों में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, झीलों में चला जाता है। इसको हम अपवाहित जल के नाम से जानते हैं। ये अपवाहित जल होता है। ठीक है, ये पादपों के कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, पादपों के अंदर पादपों में जो मोस्टली अधिकांश तक काम आने वाला जल है वो कौन सा होता है, वो होता है केशिकात्व जल, जो मृदा जल के अंदर, या मैं ये कह सकता हूँ कि मृदा जल है वो इन रूपों में होता है। एक तो केशिका जल, या इसको हम केशिका जल भी कह सकते हैं, केशिका जल। ठीक है, एक होता है घृतवीय जल, और एक होता है मृदा के जो कण हैं उनके द्वारा आर्द्रता जो ग्राही है, ग्राही जल। ठीक है, ये 3 प्रकार का मोस्टली मृदा जल होता है, जिसमें से पादप हैं, अधिकांशतः पादप, या मैं ये कह सकता हूँ अधिकांशतः जल है कि पादपों के लिए वो केशिका जल है, वो काम आता है। देखिए, केशिका जल क्या होता है, ये हम थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। देखिएगा, मृदा के अंदर छोटे छोटे केशिका बाल के समान कणों के बीच में, मृदा के कणों के बीच में नलियां बन जाती हैं। जैसे ये हमारे पास में मृदा के कण हैं, ये मृदा के कण हैं, ये मृदा के कण हैं। इन मृदा के कणों के बीच में जैसे ये रिक्त स्थान है, इनमें बहुत पतले पतले नलिकाएं बन जाती हैं। इन नलिकाओं में जो जल उपस्थित होता है, इन बाल जैसी बारीक नलिकाओं में जो जल उपस्थित होता है, उसी को बोलते हैं केशिका जल। केशिका जल कहते हैं, इसी को हम केशिका जल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये नमी यहाँ पर उपस्थित रहे, इसके लिए देखिए हम ये करते हैं, खेतों के अंदर जो है हल चलाते हैं, ताकि ये केशिकाएं क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नमी बाहर नहीं आती। जबकि केशिकाएं बनी रहती है तो नमी, इन केशिकाओं का जल है वाष्प के रूप में जल्दी उड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो पादप अवशोषित करते हैं, जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो केशिका जल का करते हैं। ठीक है, देखिए, मृदा की एक ऐसी क्षमता होती है जल को ग्रहण करने की, संग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, यानी मृदा की जल संग्रहण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, जल धारण क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी मृदा की
होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? जिस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होगी वो मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, नमी युक्त होती है, और वहाँ प्लांट्स हैं उनको आसानी से जल अवेलेबल हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? तो मृदा की जल संग्रहण करने की जो क्षमता है उसी को हम जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जिनसे जल का एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, देखिएगा पादपों में जल अवशोषण के अंग, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बिंग जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए पादपों के अंदर कौन कौन से अंग हैं जो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहले हम थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा, ठीक है, इसके अंदर हम जैसे शैवाल की बात कर लेते हैं, कुछ कवकों की बात कर लेते हैं, यानी सहवाकों की बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शैवाल की बात कर लें इसमें, एवं कवक की बात कर लें। ठीक है, तो इस थैलोफाइटा जो वर्ग के जो पादप हैं इनमें जल का जो अवशोषण होता है, अवशोषण पादप की संपूर्ण सतह से होता है, संपूर्ण सतह। ठीक है, इसकी कंप्लीट जो सतह होती है, संपूर्ण सतह होती है, ठीक है, वो जल का क्या करती है, अवशोषण, जल का अवशोषण करती है। यानी इनकी पूरी बॉडी है, ठीक है, पूरा थैलस है, वो कंप्लीट क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। कंप्लीट सतह जल का अवशोषण करती है, क्योंकि देखिए इनमें ये जो थैलस है इनमें जड़, तना, पत्ती, इनमें इनका शरीर विभेदित नहीं होता है मोस्टली। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करें तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप हैं के पादप हैं, पादपों में जल का जो अवशोषण है, जल का अवशोषण, देखिए ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, मूलाभास होते हैं, सिंगल सेलुलर या बहुकोशिकीय कुछ मूलाभास उपस्थित होते हैं। अवशोषण इनमें मूलाभास द्वारा होता है। ठीक है, यानी जल का अवशोषण ब्रायोफाइट्स में किसके द्वारा, मूलाभास द्वारा, थैलोफाइट्स में किसके द्वारा, संपूर्ण सतह के द्वारा, पूरे शरीर के सतह के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो जलमग्न एवं प्लावी पादप होते हैं, प्लावी पादप होते हैं जो जल के अंदर होते हैं मोस्टली। ठीक है, इनमें पादपों में सामान्य सतह द्वारा होता है, सामान्य सतह, इनमें भी इनकी जो सामान्य सतह है उस सामान्य सतह द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, टेरिडोफाइटा, इनको हम सरीसृप वर्ग भी बोलते हैं प्लांट्स का। जिम्नोस्पर्म इनको हम अनावर्त बीजी पादप भी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म
जो पादप हैं यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जल का जो अवशोषण होगा, जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। यहाँ पर रूट्स के द्वारा होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बाई रूट होता है यहाँ पे। ठीक है, इनमें रूट्स उपस्थित होती हैं, वास्तविक रूट्स होती हैं जिनके द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन होता है। और रूट्स में भी कौन से भाग? मोस्टली मूल रोम्स वाला जो पार्ट होता है, क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। क्लियर? ये कुछ अंग हैं हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार के लोअर कैटेगरी के और जो हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जल के अवशोषण के कुछ भाग हैं, अंग हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जड़ों के अंदर कौन से भाग हैं, मूल्स में कौन से भाग हैं जिनके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और मूल के कौन कौन से भाग हैं जिनके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मूल है, रूट है हमारे पास में मूल, ठीक है, रूट है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो तरुण भाग होते हैं इसके, तरुण भाग, और एक होते हैं परिपक्व भाग, परिपक्व भाग। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो तरुण भाग होते हैं, तरुण भागों के अंदर एक तो रूट की वृद्धि जो होती है वो तरुण भागों में होती है, साथ ही जो जल का अवशोषण भी होगा, अधिकांश जल का अवशोषण भी यहाँ पर होगा तरुण भागों में। एक तो इन भागों में क्या होती है? मूल की वृद्धि होती है। क्या होती है? मूल की वृद्धि। दूसरी बात हम करें, इन्हीं भागों के अंदर अधिकांश जल का अवशोषण भी होता है, अवशोषण। ठीक है, जबकि यहां पर हम बात करें, इनमें वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनकी मृत कोशिकाएं होती हैं। इनमें मोस्टली क्या होता है? इन क्षेत्रों के अंदर स्थायी उत्तक होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह बनते हैं, स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक मोस्टली। ठीक है, और इनमें जल का अवशोषण या तो न के बराबर होता है, नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, नगण्य या न के बराबर। ठीक है, यानी नगण्य होता है, बहुत कम जल का अवशोषण होता है, नगण्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए क्यों यहां पर जल का अवशोषण क्यों नहीं होता, न के बराबर क्यों होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिपक्व क्षेत्र के अंदर एक तो क्या होता है? काष्ठीभवन होता है या काष्ठीकरण होता है। ठीक है, काष्ठ का निर्माण हो रहा होता है। एक इनके अंदर सुबेरीकरण होता है, सुबेरिन का जमाव की क्रिया सुबेरीकरण कहलाती है, सुबेरीकरण। ठीक है, सुबेरीकरण और काष्ठीभवन के कारण ये भाग हैं परिपक्व हो जाते हैं और यहाँ पर जल का अवशोषण बहुत कम या नहीं होता है। राइट, आगे हम बात करते हैं, मूल के विभिन्न भाग देखेंगे। ठीक है, अब हम सम्मिलित रूप से भाग देखेंगे। मोस्टली इसको स्ट्रक्चर के आधार पर हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं, तरुण भाग और परिपक्व भाग। लेकिन इसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो हम एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा, अगर रूट के विभिन्न भाग देखें तो रूट के कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग में क्या काम होता है,
वो हम अब देख रहे हैं। देखो, मूल के विभिन्न भाग, ठीक है। अगर हम मूल का एक शीर्ष में से पार्ट निकाल लें, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर मूल के बिल्कुल शीर्ष भाग पर एक कैप होती है, एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में या टोपी के रूप में ये स्ट्रक्चर होती है। इसको कहते हैं मूल गोप, ठीक है, मूल गोप। ये इसके जस्ट साथ में जो भाग है, ये भाग कहलाता है शीर्ष भाग या शीर्ष क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर जो कोशिकाएं हैं विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, जो इसी के अंदर मोस्टली उपस्थित होती हैं, शीर्ष भाग के अंदर ही। इस शीर्ष भाग को हम जो है विभज्योतकी भाग के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है हमारे पास में होता है वृद्धि क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म तंतु इसके ऊपर निकले हुए होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे। ये सूक्ष्म जो तंतु हैं ये कहलाते हैं मूल रोम, ठीक है। बहुत असंख्य संख्या के अंदर ये इस प्रकार के तंतु होते हैं। ये है हमारे पास में मूल रोम क्षेत्र, ठीक है। और जस्ट फिर इसके पास में ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। तो मोस्टली मूल के कौन कौन से भाग हो गए? मूल गोप या इसको रूट कैप भी कहते हैं। नंबर 2 हम कह सकते हैं शीर्ष क्षेत्र, शीर्ष भाग या विभज्योतकी भाग, ठीक है। तीसरा हम बात कर लें दीर्घ क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र। चौथा हम बात करें मूल रोम क्षेत्र, ठीक है। और पांचवा हम बात करें परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे पास में 5 क्षेत्र हो गए किसके? रूट के। देखिए अब समझिएगा, मूल गोप की बात करें, रूट कैप की बात करें तो रूट कैप ये मूल के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। यहाँ पर जो बहुत कोमल कोशिकाएं होती हैं, बहुत तरुण कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि एक सुरक्षात्मक कार्य करता। इसका काम क्या है? तरुण कोशिकाओं की सुरक्षा करना। क्योंकि देखिए ये जब नीचे की ओर वृद्धि करेगा उस समय मृदा के कण हैं या फिर कोई भी जो है हमारे पास में पत्थर वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनके घर्षण से ये कोशिकाएं नष्ट न हो, इसलिए इनके अंदर यहाँ पर ये मूल गोप क्या करता है? सुरक्षा करता है, इन कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। जस्ट इसके पास में जो ये कोशिकाएं हैं, इस शीर्ष भाग की कोशिकाएं हैं, ये विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, इनमें लगातार विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, ठीक है। ये मोस्टली क्या है कि जो वृद्धि होती है, मूल की वृद्धि, उसके लिए सहायक क्षेत्र होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें लगातार विभाजन होगा, इनमें संख्या बढ़ेगी,
संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं की, ठीक है। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो ये भाग ग्रोथ करेगा, समझ गए। इसमें जल का एब्जॉर्प्शन नगण्य होता है, बहुत कम होता है। इसमें भी जल का जो है हमारे पास में अवशोषण है वो बहुत कम, ठीक है। जल का अवशोषण बहुत कम होगा, यहाँ भी बहुत कम जल का अवशोषण होगा, ठीक है, इस क्षेत्र से भी हमारे पास में। नेक्स्ट हम क्षेत्र की बात करें, वृद्धि क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है। इसकी कोशिकाएं मोस्टली आयताकार होती हैं, बेलनाकार होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है। और इनमें लगातार इनकी कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये मूल की लंबाई में वृद्धि करता है, मूल की लंबाई में वृद्धि करता रहता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र मूल की लंबाई के लिए जो है लंबाई में सहायक होता है। तो वृद्धि क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, ठीक है, या आयताकार होती हैं, ठीक है। और इनमें लगातार इनकी लंबाई में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से मूल है वो नीचे की ओर वृद्धि करता है, ठीक है, और मूल की लंबाई बढ़ती है। इसमें जल का अवशोषण नहीं होता है, जल का अवशोषण नहीं होगा, यहाँ जल का अवशोषण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत सारी एक कोशिकीय अतिवृद्धियाँ निकली हुई होती हैं, तंतुओं के समान, रेशों के समान, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मूल रोम, ठीक है। ये मूल रोम, असंख्य मूल रोम उपस्थित होते हैं और इनकी जो मूल रोम है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, या मैं कह सकता हूँ मूल रोमों के द्वारा अवशोषित क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो पैक्टिन है और सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज का जो आवरण है भित्ति के रूप में वो अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या होते हैं, जल अवशोषी होते हैं, अवशोषी, यानी पैक्टिन और सेलुलोज की बात करें तो ये आर्द्रताग्राही या जल ग्राही होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि पैक्टिन और सेलुलोज एक तरह से क्या है, जल स्नेही होते हैं, जल स्नेही होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। इसलिए इन भागों से, यानी कि मूल रोम क्षेत्र से, मैं ये कह सकता हूँ मूल रोम क्षेत्र से सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, ठीक है। सर्वाधिक जल का जो अवशोषण होता है वो मूल रोम क्षेत्र से होता है। जस्ट इसके पास में जो ये कुछ भाग इसी के अंदर की ओर होता है, ये जल का अवशोषण करके और आंतरिक भागों के पास पहुंचाता है जो परिपक्व क्षेत्र के रूप में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में होते हैं जाइलम, ठीक है। तो ये मूल रोम से जो अवशोषित जल है वो इसके आंतरिक भागों के अंदर, आंतरिक जो उत्तक हैं जैसे जाइलम फ्लोएम उत्तक हैं यानी संवहन उत्तक हैं, उनके पास तक जल का जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ तक जल पहुँचता है, ठीक है। ये जो परिपक्व क्षेत्र है इसके अंदर जो है जल का अवशोषण नहीं होता है, हमने बताया था बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। कारण क्या है इसका, कारण है इसका सुबेरीकरण, इसमें सुबेरिन का जमाव होता है जो एक प्रकार का ये जलरोधी पदार्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर काष्ठी भवन होता है, काष्ठीकरण होता है, इस वजह से इनमें जल का अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में मूल के विभिन्न भाग, और इन भागों के अंदर कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ से जो है जल का अधिकांश अवशोषण होता है, तो हम बता सकते हैं मूल रोम क्षेत्र से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो जल जो अवशोषण है उसकी क्रियाविधि देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है। तो प्लांट्स में मोस्टली दो प्रकार का जल अवशोषण होगा, एक सक्रिय जल अवशोषण और एक निष्क्रिय जल अवशोषण। इन दोनों के क्रियाविधि को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।